दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आपने देखा है कि जैसा कि आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो गई है। मीटिंग के बाद में निर्मला ताई ने, वो है ताई हमारी है, उसके बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। बीजेपी की सबसे पहले वो स्पोक पर्सन होती थी, अरुण जेटली जी के बाद में वो हमारे यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। और उन्होंने अब की बार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में खुद ही सारे सवालों का जवाब दिया है। और उसके बाद में देखते हैं उसमें क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता था कि यस, GOMs ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ चीजों का अनुमोदन कर दिया था और जो आशंका थी उन चीजों पर हो गया है, खास करके गाड़ियों पर अब उन्होंने बोला है कि पर्सन टू पर्सन अगर ईवी बेची जा रही है तो उस पर 5% का टैक्सेशन है, या मतलब जो है 0% का टैक्सेशन है। आप लोग देख लीजिएगा, मतलब जीएसटी है। उसके बाद में अगर वही कंपनी खरीद करके बेचती है तो उस पर 18% का टैक्स लगा है। उसके पीछे उन्होंने बताया है, जो उनकी मंशा है ये है कि ताकि ईवी को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद में पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पर जैसा कि पहले से अंदेशा था वही सेम उन्होंने किया है। तो ये चीजें हो गई हैं, 12 से 18% आपका टैक्सेशन हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि यहां पर एक्चुअली अगर बात करी जाए तो बहुत सारी चीजें निकल करके आ रही हैं, जो कि आपको मैं पर दर पर आपको बताने की कोशिश करता हूं। ऐसा अंदेशा था कि टोबैको, एल्कोहल और उसके बाद में लग्जरियस आइटम्स पर 35% की जीएसटी लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो राहत वाली बात है। राहत वाली बात तो नहीं कह सकता हूं, वैसे भी टोबैको की कंपनियों का, आईटीसी का कभी हमने जो है समर्थन नहीं किया है। और हो सकता है कि ये शेयर्स मंडे के दिन थोड़ा सा उछाल मारेंगे। फूड आइटम पर 5% से 18% की जीएसटी लगी है, वो मैं आपको क्लियरिफाई करूंगा। जहां पर जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो अब इस पर जो है चर्चा जारी रहेगी कि डिलीवर आइटम पर 5 से 18% किया जाए कि नहीं किया जाए। तो इस पर ताई ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। एफओल में आपका आ जाता है फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स आ जाता है। अब इस पर उन्होंने हवाला दिया है कि इसको इन्होंने बैट के अंडर ही रखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको जीएसटी में लाएंगे तो तेल का खेल नहीं चल पाएगा। तो इस आइटम को ये उसमें नहीं लाई है, ठीक है ना। फोर्टिफाइड राइस जो है, जिसमें कुछ चीजें सप्लीमेंट्स ऐड किए जाते हैं, उनको भी 5% के जीएसटी के दायरे में रखा है। फ्लाई एसिड जो आइटम्स हैं, जैसे मतलब जिनसे क्या होता है कि एक टाइप का पर्यावरण के संरचना में जो साथ दे देती हैं, वहां पे 5% की जीएसटी इन्होंने लगाया है, ठीक है ना। अब डिले पेनाल्टी क्रेडिट कार्ड पर, जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 35% का टैक्स एक लिमिट तय किया था और लोअर लेवल के कोर्ट ने उसको किया था, लेकिन अभी उसको आउट ऑफ जीएसटी कर दिया है कि मतलब जो है उस पर इन्होंने तो कर दिया है, लेकिन उस पर 50% तक भी टैक्स लगा सकती हैं कंपनियां। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें तो हो गई हैं, लेकिन अब यहां पर 3 चीजों का खेल बड़ा भारी हो रहा है। तेल का खेल, चीनी का खेल और लिक्वर का खेल। आपको पता है कि सबसे बड़ा राजस्व किससे आता है? तेल से और चीनी का मैं आपको अभी जो है क्लियरिफाई करता हूं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। इसको मैं अभी आपको क्लियरिफाई करता हूं। लिक्वर का आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा राजस्व जो है यूपी जैसे स्टेट में, गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, लेकिन यूपी में बैन नहीं है। राम की नगरी में, कृष्ण की नगरी में लिक्वर आपका बैन नहीं है। वहां पर टाइम भी बढ़ा दिया जाता है। सबसे ज्यादा टैक्स भी वहां पर ही है। क्यों? क्योंकि उससे एक राजस्व आता है, ठीक है। जबकि यहां पर तो जो सबसे पहले बैन होना चाहिए, क्योंकि सबसे मतलब जैसे बोलते हैं धार्मिक लिहाज से, जहां पर राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, तो वहां पर बंद होना चाहिए, लेकिन यहां पर भी इसका बैन नहीं है। तेल का खेल पूरे देश में चलता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। बैट के दायरे में ही है, इसको जीएसटी के दायरे में इस साल भी नहीं लाया गया। अब बात आ गई चीनी की।
अब चीनी पर मैं क्यों चर्चा करना चाहूंगा, चीनी पर चर्चा इसलिए करना चाहूंगा साहिबान, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं और हमारे वकील साहब और हमारे पिताजी, जब उस समय ट्रैक्टर का प्रचलन नहीं था, बैलों से गन्ना लादा जाता था, तो तकरीबन मान करके चलिए कि 400 से 400 मीटर के आसपास हम अपने सर पर गन्ना रख करके पूरे 20 से 22 क्विंटल गन्ना हम लोग ढोते थे। 3 बजे हम उठ जाते थे और गन्ना ढो करके ला करके कहाँ रखते थे, जहां की बैलों की बैलगाड़ी आ सके वहां तक ले। आज तो वहां तक जो है ट्रैक्टर अपना चला जाता है, उस समय बैलगाड़ी जाने का प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं था। गन्ना हम तब से उत्पादन कर रहे हैं। उस समय सेक्सरिया शुगर मिल होती थी, जो कि बजाज की कंपनी आती थी, उसको अक्वायर किया बलरामपुर शुगर मिल ने। ठीक है, बलरामपुर की शुगर मिल गोंडा के बलरामपुर में पड़ती है। हमारी शुगर मिल पड़ती है हमारे यहाँ पर बभनान और गोंडा के बॉर्डर पर एक स्टेशन पड़ जाता है जिसको बोलते हैं बभनान। ठीक है, अब वो बभनान शुगर मिल बलरामपुर शुगर मिल्स के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब जब से, हाँ ठीक है, उस समय से पेमेंट जब से बलरामपुर मिल ने एक्वायर किया है, तब से किसानों की पेमेंट सुगम हो गई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन ये श्रेय किसको जाता है, मिल मैनेजमेंट को जाता है, ना कि गवर्नमेंट को जाता है। क्योंकि सेक्सरिया शुगर मिल थी जो कि हमारे यहाँ के गोविंद नगर में पड़ती है, और बस्ती जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। अभी गोविंद नगर वाली मिल तो चल रही है, बस्ती वाली मिल चल रही है कि नहीं चल रही, आज की डेट में अपडेटेड नहीं। ठीक है, अब यहां पर तेल के खेल का मैं आपको बताता हूं, सॉरी चीनी के खेल का मैं आपको बताता हूं। आज के टाइम पर आप ये मान लीजिए कि 1 क्विंटल गन्ने को तैयार करने के लिए, छील करके तैयार करने के लिए हम 125 रुपया उसकी छिलाई दे रहे हैं। पर क्विंटल के हिसाब से हम उसकी छिलाई दे रहे हैं। ठीक है, 2500 रुपया पर गाड़ी जो कि 20 से 22 क्विंटल लेकर के जाता है, वो उसके गन्ने को काट करके और उसको ये करने के लिए हम इतना जो है लेबर चार्ज दे रहे हैं। मैं खुद, मेरी माताजी इसका पेड करती है, आप खुद देख लीजिएगा। अब उसके बाद में आप खुद जोड़ करके बताइएगा, जो निर्मला ताई ने ये पॉपकॉर्न के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दिया है, मैं कोई ये नहीं क्रिटिसाइजर नहीं हूं, गवर्नमेंट का कोई अगेंस्ट नहीं हूं। हमारे 90 के दशक में मैंने बता दिया, तब से हमारी तीसरी पीढ़ी काम कर रही, जब से राम मंदिर का आंदोलन चला था वहां से लेकर के अभी तक। तो ये किसी की बपौती की पार्टी नहीं है, मैं ताई जी के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो ये बातें निकल करके आई हैं, एक वर्ड जो यूज हुआ है कैरामलाइज्ड, कैरामलाइज्ड मतलब अगर आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो किसी भी चीज में, तो अब शुगर ऐड करने में शुगर का खेल कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। क्यों? क्योंकि हर ऑफिस में चाय इनको चाहिए। अब लाखों टन चीनी की खपत है, जितनी सारी ऑफिसें हैं, चाहे संसद की ऑफिस हो, चाहे डीएम की ऑफिस हो, चाहे एक बहुत छोटे से कोई भी ऑफिस हो, नॉर्मल मैं एक वीडियो की ऑफिस ले लेता हूं, वहां से लेकर के अपर लेवल के कहीं से भी किसी भी मैं जो है कि ऑफिस हो, वहां पर इनको चाय पिलाने के लिए चाय चाहिए। चाय का एक अहम पदार्थ है चीनी। क्यों? चाय तो दूध की भी बन सकती है, चाय काली भी बन सकती है, कोल्ड कॉफी भी बन सकती है, हॉट कॉफी भी बन सकती है, बीट कॉफी भी बन सकती है। हर जगह पर क्या चाहिए? चीनी चाहिए। अब इनको बहुत बड़ा शोषण किसानों का कहां पर है, क्योंकि इस पर सरकार ये सोचती है अगर हम गन्ने का रेट बढ़ाएंगे तो हमारा यहां पर क्या बढ़ जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा। बिल्कुल फैक्ट एकदम से जमीनी स्तर की आपसे मैं मतलब जो बात कर रहा हूं। इसलिए चीनी का खेल बहुत बड़ा खेल है। ये हो सकता है कि आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन मैं ये गन्ना किसान का उत्पादक हूं, गन्ना किसान हूं, तो इसलिए हमें ये बात अच्छे से समझ में है। कभी भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाएगी सरकार, 500 रुपया क्विंटल कभी नहीं करेगी। क्यों? आप कभी भी देख लीजिएगा, जो ग्राउंड का आदमी होगा वो आपको बोलेगा 1 क्विंटल में 12 केजी गुड़ बनता है। ठीक है, ये टोटल जल पड़ करके जब हम बनाएंगे इसको तो हमारा 10 केजी से 12 केजी के बीच में
गुड़ निकलेगा। मैं इसको 11 केजी एवरेज मान लेता हूं, ये 1 क्विंटल में निकलता है। ठीक है, अगर आज के टाइम पर मैं मार्केट में गुड़ खरीदने के लिए खुद जाता हूं तो मुझे 60 से 70 रुपया केजी जागरी का गुड़ मिलता है। ठीक है, अगर हम इसको 60 रुपया केजी मानते हैं तो 12 केजी जो हमारा उत्पादन हो रहा है 720 रुपए में हमारा गन्ना हो रहा है। और गन्ने के बारे में ऐसा मानना है कि गन्ने की जितनी पत्ती निकल रही है, खोइया हम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो, गन्ना निकालने के बाद में जो उसका निकलता है, आप लोग कम से कम जो सिटी के लोग होंगे वो देखते होंगे, जब आप पीने के लिए जाते हो तो उसके बाद में रस निकलने के बाद में जो उसका वो निकाल करके रखता है, उसको हम लोग अपना खोइया बोलते हैं। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। ऐसा मानना है कि अपने ही जितना उसका, जिसको एसएस का इन्होंने नाम लिया ना, एसएस को इन्होंने उसमें रखा है, क्या नाम है ये, फ्लाई एसएस जो है एसएस आइटम्स का, वो अपने ही ईंधन से पक जाता है। कुल मिलाकर के कहने का मेरा ये है, एक बार आपने उसको ईंधन दे दिया, वो इतना ईंधन छोड़ देता है गन्ना कि उससे अपना पक जाएगा, आपका गुड़ निकल जाएगा। अब अगर हम इसको 60 रुपया केजी है जो कि हम खरीदने जाते हैं, आज की डेट में जो है गुड़ 60 से 70 रुपया केजी हमें मिल रहा है, तो 720 रुपया या 840 रुपया क्विंटल। अगर मैं इसको आम रेट में 50 रुपया मान लूं, अगर सरकार इसको हमें ये प्रोत्साहन कर देती है कि आप गुड़ को बनाइए, ठीक है, और हम आपको 50 रुपए केजी में ले रहे हैं आपके गुड़ को, तो आप बताइए जो हम इसको तैयार करवाने के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, जो हमारा यहाँ पर 120 क्विंटल गन्ने का 2500 रुपया हम दे रहे हैं, तो ये हमारा सीधी सी बात है, आप खुद बताइए कि ये हमारा यहाँ पर 125 रुपए में हमारा जो हमारा तैयार हो जाएगा, और जो हमारी लागत आएगी, हाँ, जो हमारी लागत आएगी वो कितनी आएगी 1 क्विंटल में। अब मैं उसको मान लेता हूं कि 125 रुपया मान कर लेता हूं, बिल्कुल आ ही रहा है, ठीक है ना। 125 रुपया पर क्विंटल का हम दे रहे हैं, 1 क्विंटल में हमारा 12 केजी गुड़ निकल रहा है। ठीक है, 12 केजी गुड़ आराम से कोई भी ये जो है अपना निकाल देगा। अब 125 रुपए की हमारी लागत में ये हमारा गुड़ तैयार हो जाएगा, लेकिन और यहां पर हमारा आएगा कितना, अगर 50 रुपए में भी जो है सरकार ले रही है हमें, तो हमारा कितने में हो जाएगा, ये 600 रुपया पर क्विंटल में हमारा गन्ना जाएगा। अब 600 रुपया पर क्विंटल में से अगर आप निकाल देते हो तो 475 रुपया हमारा ये बचेगा, कौन सा, अब 475 में से हम 400 ही मान रहे हैं, ठीक है, 400 हम मान रहे हैं कि हमारा जो बचत होगा वो जो है 400 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से होगा। लेकिन सरकार हमें फैक्ट्री पर हम लेकर के जाएंगे तो इस समय 350 रुपया पर क्विंटल या जो है 325 रुपया पर क्विंटल, उसमें भी वैरायटीज का गन्ना लगा रही है। आप अगली बोओगे, आप पिछड़ी बोओगे, आप ये बोओगे, मिले वहां पर क्लाज लगाई हुई है। आपका हम इस टाइप का गन्ना इस रेट में लेंगे, इस टाइप का गन्ना इस रेट में लेंगे, आप अगोला काट करके लाओ, आप उसको छील करके लाओ। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं, किसानों का शोषण कहां पर हो जाता है, वहां पर घटतौली हो जाती है। 25 क्विंटल गन्ना आपका है, तब जाकर के आपका 22 क्विंटल गन्ना निकलता है। तो अब यहां पर किसान इतना बड़ा पिस रहा है, और वहां पर आप बोल रहे हो कि हम उस पॉपकॉर्न पर लगाए हैं, काफी टाइम वेस्ट किया है पॉपकॉर्न के ऊपर निर्माताई ने आज की डेट में। सो भाई, मुझे ये किसान पुत्र होने के नाते ये बात मैं आज की डेट में उठा रहा हूं, क्योंकि मन में तो पीड़ा है ही है। बिकॉज ये सवाल कहां पर, ग्राउंड का है। हमारे शुगर की एडिंग को जहां पर एक उद्यमी लगा रहा हो, कोई भी लगा रहा हो, पॉपकॉर्न भी एक किसान ही उगा रहा है भाई, मक्का एक किसान ही उगा रहा है, और उसके बाद में उस पर अगर मान लिया आप बोल लो कि साल्टेड है, अगर नमक उसमें ऐड है, प्लेन है, साल्टेड है, शुगर एडेड है, तो उसके बाद में इसमें आ गई है। अब यहां पर मैं खाली एक बात बोलना चाहूंगा, अब बड़ा बेसिक सा बोलना चाहूंगा। मैंने एक दिन गेहूं का एग्जांपल दिया था आपको लोगों को। अब बताइए, 1 बीघे में हम 20 केजी गेहूं बोते हैं, और उसमें 20 केजी बो करके हम 6 केजी हमारा 1 बीघा खेत 6 केजी हमें 6 क्विंटल हमें गेहूं दे देता है।
बिल्कुल देसी बात कर रहा हूं। आज मैं किसान हूं इसलिए दे रहा हूं, किसान के घर से पैदा हुआ हूं। वहां पर बोल करके नहीं होता है कि यार आप क्या जानो खेती के बारे में, आप क्या जानो कि जो है ये क्या होता वो क्या होता है। आप जो है सुनिए हमारी, समझिए हमारी। अब हम 20 केजी एक बीघे में बो करके और 6 कुंटल का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल आम है कि अगर किसान ने थोड़ी सी मेहनत किया है, सही तरीके से देख रेख किया, तो 6 कुंटल गेहूं उत्पादन कर देगा। अब 20 केजी बोने वाला 6 कुंटल उत्पादन कर रहा है। अगर मैं 6 कुंटल को 20 से डिवाइड करूं तो कम से कम मान करके चलिए 20 केजी पर 1 केजी पर कितना, मतलब 1 कुंटल में कितना जा रहा है, 5 किलो। तो 6 में 6 पंचे 30, मतलब 1 केजी का 30 केजी पैदा कर रहा है एक किसान, अगर 1 केजी उसमें बो रहा है। अब खाद और बीज की बात छोड़ दीजिए, मतलब 1 केजी पर वो 30 केजी पैदा कर रहा है, 600। बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूं। हो सकता है कि बहुत लोगों को अच्छा लगे ना लगे, ये फाइनेंशियल चैनल है, फिर एजुकेशनल चैनल है, फिर यहाँ पर किस टाइप की बात हो रही है ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गांव के हैं, बहुत सारे लोग देसी हैं, और ये मन में पीड़ा तो कहीं ना कहीं है ही है, और ये व्यक्त करना भी बहुत जरूरी है। और फिर भी हम गरीब हैं, हम आज नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, हम आज जो है एक पलायन करने के लिए मजबूर हैं, हम आज एक दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं, घर में बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि हम 1 केजी से 30 केजी आपको पैदा करके दे रहा हूं। वहीं पर 1 केजी में जो आदमी उसका दलिया बनाता है, मैदा बनाता है, वो आदमी क्या करता है आप बताइए? आधा केजी मैदा 30 रुपए का मिल रहा है। एक दलिया 950 ग्राम उत्पादन करने वाला, मैदा बना करके जो फैक्ट्री लगाने वाला, या कोई भी प्रोसेस्ड करने वाला, जिसको ताई ने आज की डेट में बोला है कि आप इसमें एडिट करो, हम इतना परसेंट आपसे जीएसटी लेंगे, हम इतना परसेंट आपसे वसूलेंगे, और हम गरीब तबके में हैं। आज हमें हे की दृष्टि से देखा जाता है, आज हमें यह देखा जाता है कि मैं किसान हूं, तो कौन खेती करना चाहेगा, कौन जो है किसानी करना चाहेगा, आप बताइए? तो कहीं ना कहीं अगर किसानों के बारे में भी सोचा जाए कि हम आपके इससे इतनी कमाई कर रहे हैं तो ये आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन ये सोचने वाला कोई नहीं है। लास्ट में चलते चलते एक वाकया मैं जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा। वाकया है ये, आई थिंक कि 2000 के आसपास का है। बड़ी चिंता थी हमारी बहन की शादी को लेकर के। एक ही बहन थी, 7 पीढ़ी में 6 भाई, 3 भाई हमारे वो थे, अपना कजिन थे, 3 भाई हम थे। कंबाइंड परिवार था, आज भी कंबाइंड है। तो बहन की शादी के लिए हम यूपीपी में, लड़का एम्प्लॉय हो गया था, तो पिताजी ने हमारे, दहेज की प्रथा तो हमारे यहाँ पर थी उस समय भी थी, तो उन्होंने हाँ कर लिया था। उसके बाद में कुछ बातें ऐसी थी, कुछ मांगे ऐसी थी जो कि हमारे पिताजी ने उनसे हाथ जोड़ लिया था। फिर उसके बाद में मुझसे बोले, उस समय मेरी उम्र कितनी थी 2000 में, 24 साल थी, 25 साल भी नहीं थी। तो बोले एक बार जाकर के बात कर लूं। मैं उनका बड़ा लड़का था, वकील साहब उस समय पढ़ाई कर रहे थे, मास्टर साहब हमारे 15-16 साल के थे। गया मैं, वो भी हमारे मौसा जी के सगे भाई थे, उनके ही साथ में पढ़ाते थे वो जूनियर हाई स्कूल में, उनके पिताजी उस लड़के के। हमने बात किया, निवेदन किया, जो जो उन्होंने मांगा वो मैंने हाँ कर दिया। आप लोग मानेंगे नहीं, उनको हम लोग मास्टर साहब बोलते थे, पिताजी के, हमारे भाई को, पिताजी के मौसा जी के भाई को। तो मास्टर साहब भी बैठे थे और 2 जो टीचर थे, सबसे कम उम्र का मैं बैठा था। लास्ट में उस शख्स ने क्या बोला पता है? बोला पांडे जी उम्र में बहुत छोटे हो। दुबे जी थे हमारे मौसा जी के भाई,
तो उनको तो नहीं बोला, लेकिन हमें वो करके संबोधित करके बोला सब कुछ आपने मान लिया, बात ठीक है, लेकिन हम किसान की लड़की से शादी नहीं करेंगे। जबकि मेरी बहन, हमारे यहाँ पर उस समय गर्ल्स स्कूल नहीं थे, गर्ल्स वो नहीं थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी वहीं से, हरैया तहसील से हमारे, और वहीं पर ही एमए कर रही थी मेरी बहन। मूसा जी के हमारे भाई ने बोला हम आपके यहाँ से पूरा रिश्ता तोड़ रहे हैं आज की डेट में, आज के बाद से आप नहीं बोलना, आप लोभी नहीं हो, आप एक नंबर के, आप टीचर कहलाने के लायक नहीं हो। एक इनके सुपुत्र ये हैं, दूसरे इनके ये हैं, तीसरा भाई ये है, बहन इनकी ये है। तो ये किसान का दर्द कौन समझेगा? बहुत सारी पीड़ा होती है किसान को, बहुत सारे दर्द होते हैं किसान को। अच्छी खासी मजदूरी देने के बाद में भी कोई काम करने के लिए खेतों में तैयार नहीं होता है। तो इन चीजों को आज जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, वहां पर पॉपकॉर्न का जो मुद्दा उठा है, उसमें शुगर ऐड करने की जो बात हुई है, तो अब उस पर मैं इस चीज को तब जाकर के हमें आई है, यार हम तो इतने बड़े गन्ना उत्पादक हैं, इतने बड़े गेहूं उत्पादक हैं, इतने बड़े, हम ही नहीं, हमारा पूरा गांव लेकर के, कुटुंब लेकर के, परिवार लेकर के मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, या यूपी के प्लेन एरिया के मैं हर जो है किसान की तरफ से बोल रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं सरकार को हमारे बारे में, किसानों के बारे में और चीजों के बारे में कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, और सरकार को इस तरफ भी, इस पहलू पर भी निगाह करनी चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगी, कैसी जाएगी, कल करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की जो आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में बहुत सारे शेयर्स परसों की डेट में उछलेंगे, बहुत सारे शेयर्स नीचे जाएंगे। अब वो बात है, वो हम छोड़ते हैं अपने फंड मैनेजर के ऊपर, विकास आप लोगों को हमने पहले बताया हुआ था, नॉलेज किसको है? आपके फंड मैनेजर को है। हमें और आपको उसके ऊपर छोड़ना चाहिए, उसके विवेक के ऊपर छोड़ना चाहिए। जितना हो सके कम से कम रिडीम करना चाहिए, फंड मैनेजर को कम से कम जो है परेशान करना चाहिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा फैसला ले सके, अच्छी वो ले सके। तभी आप एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, जो वही टॉक्स के बिलोंग करते हैं। और लास्ट में मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये ओनली फॉर दी एजुकेशनल पर्पज है, किसी की आलोचना नहीं है, ये एक आईना दिखाने का काम है। और हो सकता है कि ये बातें कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को ना अच्छी लगे, बट ये चर्चा करना बहुत जरूरी था आज की डेट में। थैंक यू।